हमने देखा मल्टीपल इंस्टेंस बनाने के लिए। तो मल्टीपल इंस्टेंस की अगर कोई टाइम रिक्वायरमेंट आती है तो अपना काउंट नंबर देके इंस्टॉल करवा सकते हो विथ यूज़र डेटा ऑफ एनजीएनएक्स कि एनजीएनएक्स भी इंस्टॉल करना है साथ में। तो वो हमने एक चीज़ देखी थी। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते प्रोजेक्ट में। तो जब हम AWS कर रहे थे तो हमने एक VPC सेटअप किया था। तो VPC सेगमेंट में आपको याद होगा बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। सबनेट था, इंटरनेट गेटवे था, देन राउटिंग टेबल थे, देन आपका ACL था। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे हमें क्रिएट मैन्युअली करने पड़ रहे थे। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते थे। तो VPC के लिए भी पूरा यहाँ पे सेगमेंट है। जैसे हमने अभी तक इंस्टेंस जो भी बनाया वो डिफ़ॉल्ट VPC के साथ बना है। ठीक है, हमने कोई VPC डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अब हमको एक VPC बनाते हैं। ठीक है, और VPC के साथ एक क्योंकि VPC के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है तो इसमें नंबर ऑफ कंटेंट भी ज़्यादा रहेंगे और वो उनके इंटरलिंक भी रहेगा। ठीक है, तो हम एक करते हैं फोल्डर टेराफॉर्म प्रोजेक्ट। एज यूजुअल एक नया फोल्डर ही बना देते और AWS VPC। ठीक है, और यहाँ पे CMD और कोड डॉट एग्जिस्टिंग खुला है उसको बंद कर देते कोड एंड डॉट। ठीक है, तो एक ब्लैंक फोल्डर हमने मतलब इनिशियलाइज तो नहीं बोल सकते बट एक जस्ट ओपन कर दिया। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे vpc.tf जिसमें क्या क्या चीज़ें होगी। तो VPC अलोंग विथ सबनेट, नेटवर्क ACL, राउटिंग टेबल, ठीक है, इंटरनेट गेटवे अगर पब्लिक है तो। ठीक है, ये थोड़ा आपको कंटेंट ज़्यादा लग रहा होगा बट यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक में जितने भी हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने थे वो, और पैरामीटर के सामने उसकी वेरिएबल फाइल के लिए वेरिएबल्स बना दिए थे। ठीक है, तो मैं दोनों को कॉपी करता हूँ। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना आप कस्टम करना चाहते हो। तो पहले हम इसको कॉपी तो कर लेते, सॉरी, vpc.tf, और फिर इसको अंडरस्टैंड करते क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो कैसे काम करेगा। मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ vpc.tf। ठीक है, पेस्ट करता हूँ। अब हम सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी बड़ा लाइक बड़ा प्रोजेक्ट इन टर्म की जब नंबर ऑफ कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें कुछ एडिशनली कुछ नहीं होता बट वो एक सेगमेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे पहले मैंने सिंपल बनाया है VPC सबनेट ACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप, ये मेरा टाइटल है। तो
कमेंट करके ऑलवेज ऐसा कुछ रखो कि जिससे आपको आइडिया है कि नहीं यार ये अभी ये हो चुका है, अब ये नेक्स्ट करना है। तो जो हैश करके कमेंट करने का जो प्रोसेस है वो आपके लिए इजी रहेगा। इवन तो अगर यही प्रोजेक्ट कोई दूसरा यूज करता है तो उसके लिए भी कि भाई हाँ ये, अगर कोई नॉन टेक्निकल मतलब थोड़ा बहुत उसको टेक्निकली आइडिया होगा तो उसको आइडिया आएगा कि यार ये यहाँ से ये सेगमेंट चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है क्रिएट द वीपीसी, तो वीपीसी क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इतना ब्लॉक है। तो मतलब हमने भले ही अलग अलग फाइल्स में इस पर्टिकुलर कंटेंट को नहीं रखा, आप इसको मल्टीपल फाइल में भी रख सकते हो, ठीक है। बट ये है कि इसके अंदर आपने जो ब्लॉक बनाया है उसके उसको सेपरेट करो विथ यूजिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट, तो इजी रहेगा जब आप ये ट्रबल शूट या ऐसा कुछ करने करोगे तो भी, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दूसरी फाइल भी पहले रख ही देते हैं, वेरिएबल्स की फाइल। ये वेरिएबल फाइल है, वेरिएबल डॉट टी एफ। कॉपी करो एंड मैं नाम दे देता हूँ वेरिएबल्स डॉट टी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक्सेस की और सीक्रेट की कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। जो मेरे कल के प्रोजेक्ट्स पे थे उसमें से ही उठा लेते हैं। प्रोवाइडर डॉट टी एफ एक्सेस की, जैसे वेरिएबल्स डॉट टी एफ में आपने डिफाइन किया है, अगर उसकी जगह उसको आप टेरा प्रोवाइडर डॉट टी एफ में भी डाल दोगे तो भी ले लेगा। अच्छा यहाँ पे दो जब भी यहाँ पे रेड इंडिकेशन आया दैट मीन्स कि कुछ गलत है। जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डबल कोट हो गए थे तो देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे कुछ मिस हो गया। तो विजुअल स्टूडियो कोड का ये भी एक फ़ायदा है कि तुरंत कुछ अगर आपने गलती की है तो वो आपको बता देगा कि यार ये कुछ मिस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब वापस वीपीसी में जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोवाइडर। तो सबसे पहले प्रोवाइडर तो वो हमारा कॉमन टर्म है। प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस, उसको ऑथराइज करने के लिए एक्सेस की, सीक्रेट की एंड रीजन। वार मतलब वेरिएबल में ढूंढेगा कहाँ पे, तो क्या एक्सेस की नाम का वैल्यू होगा वो। एक्सेस की नाम का वैल्यू है उसमें डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब मैंने स्टैटिक फाइल डिफाइन की है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी एफ वर्ड्स की फाइल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट के सामने लिखता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखता हूँ तो फिर मुझे टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स कैपिटल में ये फाइल बनानी पड़ेगी, तो वहाँ से वो वैल्यू लेगा है। तो सिंपल चीज़, जितना आप फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना प्रोजेक्ट ईजी रहेगा, और जितना आप इकट्ठा करोगे उतना थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। बट ये केस में मैंने इसलिए रखा है कि रीज़न, इसमें कंटेंट बहुत सारे हैं। अगर अलग अलग फाइल में रखूँगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको फाइल स्विप करते रहना पड़ेगा कि यार ये वीपीसी का यहाँ पे, एसीएल का यहाँ पे है, रूट टेबल का यहाँ पे है, ये फाइल में है। इसलिए फिर आपके ऊपर रहता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, इकट्ठा करना है एक साथ में एक ही फाइल में करना तो कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है वीपीसी मॉड्यूल। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्स AWS वीपीसी, और उसका नाम, यहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जैसे ये नाम यहाँ पे डिफाइन किया है वो नीचे नेक्स्ट सेगमेंट्स में हर एक जगह पे वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको नाम फॉर टेराफॉर्म नाम दिया है टैग अंडरस्कोर वीपीसी। इसमें स्पेस नहीं आ सकता, लाइक टैग स्पेस वीपीसी नहीं, एक ही कीवर्ड आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक नाम एक ही कंसिडर करता है, जबकि ये टैग की बात करें AWS में तो वहां पे स्पेस सपोर्ट करता है, ठीक है। बट ये नाम उसको क्या करता है, फंक्शन को फैच करने के लिए वो नाम यूज कर रहा है। वो नाम
ऐसा नहीं कि हम उसको कोई पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, नाम तो दे रहे हैं बट पर्टिकुलर एडब्ल्यूएस में फंक्शन को कॉल करने के लिए। फिर है सीआईडीआर ब्लॉक। जब हम ने बनाया था वीपीसी तो उसमें क्या क्या चीज रही थी, तो सीआईडीआर ब्लॉक रहा होगा कि भाई वीपीसी मीन्स वीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक क्या रहेगा। ठीक है, तो हमने वो भी वेरिएबल में डिफाइन किया है, वेरिएबल में वीपीसी सीआईडीआर ब्लॉक। होप आप सब लोगों को सीआईडीआर ब्लॉक याद होगा कि जो आईपी एड्रेस का जो रेंज है आपको क्या देना है, आपको नेटवर्क सेगमेंट में क्या देना है। ठीक है, वीपीसी सी आई डी आर तो के एक है 172.16.00, ये वीपीसी का सी आई डी आर है। ठीक है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 10। इंस्टेंस टेनेंसी, इंस्टेंस की टेनेंसी क्या रहनी चाहिए, शेयर्ड या डेडिकेटेड। तो इंस्टेंस टेनेंसी जो डिफॉल्ट आती है, जिससे क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि एक होता है जब आप क्रिएट करते हो तो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है वहां पे भी, तो वहां पे जो है वो है हमें यूज करनी। तो यहाँ पे शेयर्ड और आप शेयर्ड भी यूज कर सकते हो, डेडिकेटेड यूज कर दो। बट जब आप फॉर्म ओपन करते हो वीपीसी में कि इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए, शेयर्ड के डेडिकेटेड, तो डिफॉल्ट होता है शेयर्ड। तो इसलिए उसमें डिफॉल्ट जो वैल्यू वहां पे है वही कर सकते हो। अगर इसको नहीं भी डिफाइन करोगे तो चलेगा, बट आप ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फिर है डीएनएस सपोर्ट। जब हम मतलब वीपीसी क्रिएट करते हैं तो भाई बोले डीएनएस इनेबल करना है जो मशीन्स में, तो यहाँ पे चेक कर लो उसकी वैल्यू क्या है। डीएनएस सपोर्ट ट्रू, मतलब वो टिक मार्क हो जाएगा। फिर है डीएनएस होस्ट नेम, तो डीएनएस का जो भी होस्ट नेम रहेगा वो उसका क्या वैल्यू रहेगा, तो अनेबल करना है तो कि यस इट्स ट्रू। और ये सारे के सारे ब्लॉग आपको रजिस्ट्री.टेराफॉर्म.io में मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू और आपके जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करनी है। तो ये यहाँ पे वीपीसी, सिंपल वीपीसी हुआ। अब हम सबनेट बनाएंगे। सबनेट के लिए सबसे पहले वीपीसी आईडी डिफाइन करना है कि ये सबनेट कहाँ पे बनेंगे। तो एडब्ल्यूएस वीपीसी, एडब्ल्यूएस वीपीसी, देखो ये जैसे एडब्ल्यूएस वीपीसी लिखा तो ये कौन से सेगमेंट में आ जाएगा, तो कि ये वाले डॉट डॉट करके उसका नाम। ठीक है, और आईडी मतलब उसका जो भी आईडी बनेगा जनरेट होगा, जो कि क्रिएट होने के बाद वैल्यू होगा, नोन आफ्टर अप्लाई, तो वो यहां पे आईडी लेगा। ठीक है, सीआईडीआर वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी डिफाइन किया है, तो सेम एडब्ल्यूएस वीपी वेरिएबल वैल्यू और सबनेट आईडी। ओके, ये वाला जो सीआईडीआर वैल्यू है फॉर सबनेट, ऊपर का जो था वो वीपीसी। तो एडब्ल्यूएस में याद हो तो एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस में देखो, मैंने जब उस टाइम पे बताया था तो कि एक होता है वीपीसी का सीआईडीआर वैल्यू जो कॉमन रहता है, उसके अंदर आपको जितने भी सबनेट बनाना है वो बना सकते हो, बट इससे वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए। छोटी इन टर्म कि जैसे ये क्लास बी का दिख रहा है तो वो ऑलवेज क्लास सी का होना चाहिए, अगर वो क्लास ए का आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि वो विद इन आपके सीआईडीआर वैल्यू में कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो है वीपीसी का सीआईडीआर है और वो जो है वो पहले सबनेट का है। ठीक है, तो सबनेट का सीआईडीआर भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिक आईपी भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैप पब्लिक आईपी ऑन लॉन्च, तो मैप पब्लिक आईपी का वेरिएबल देख लेते हैं। मैप पब्लिक आईपी वैल्यू ट्रू, मतलब ऑटो एनेबल पब्लिक आईपी होना चाहिए।
फिर अवेलेबिलिटी जोन कौन सा होना चाहिए, तो var अंडरस्कोर अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन में क्या वैल्यू डिफाइन किया है, तो डिफॉल्ट हमने लिखा है यूएस ईस्ट 1A। हमारा रीजन जो रहेगा वो 1, मतलब यूएस ईस्ट 1 है, तो उसका जो अवेलेबिलिटी जोन है 1A या 2 या सॉरी ABCDEF, आई थिंक छः सेगमेंट दे सपोर्ट करता है अवेलेबिलिटी जोन में। तो डिफॉल्ट वैल्यू ये रहेगी। इसमें आप लिस्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू वार डॉट ब्रैकेट में वार डॉट लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट में आप TF वार में जो भी वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल आप चूज करके। फिर ये आ गया अपना अवेलेबिलिटी जोन हो गया। ओके, टैग टैग जो सबनेट का टैग क्या रहेगा, तो कि टैग VPC सबनेट। नामकरण सही से करोगे तो ही आइडिया आएगा कि क्या नाम बना है, अदरवाइज अंधाधुंधी बनेगा रिसोर्सेस और पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ जा रहा है। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप जो, सर इसमें, यस बताओ। हाँ हाँ सर, हाँ। हम यहाँ पे जैसे रिसोर्स में हम लिखते हैं AWS सबनेट, तो वो यस। तो चलो टेराफॉर्म को आइडिया है कि हम कौन सी चीज़ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके लिए, हम्म। राइट। हम्म। उसके बाजू में ये जैसे टैग डॉट अंडरस्कोर VPC डॉट अंडरस्कोर सबनेट है, हम्म। तो हम वो रिसोर्स को नाम दे रहे हैं ना। यस। टेराफॉर्म के लिए अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा, टेराफॉर्म ये रिसोर्स को कौन से नाम से आइडेंटिफाई करेगा, उसका नाम है ये हाँ जी। और टेराफॉर्म। जब रन होगा तब उसको, फॉर एग्जांपल AWS VPC एक कंपोनेंट है, एक चीज सर्विस है, उसके लिए उसका नाम AWS के अंदर रहेगा टैग स्पेस VPC। बट जब मैं करूंगा कि भी मुझे वैल्यू चाहिए VPC में से टेराफॉर्म के थ्रू, तो वो कौन से रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो वो ये नाम से आइडेंटिफाई करेगा। और जो वहां पे जाके AWS के अंदर जो उसको नाम मिलेगा वो टैग वाला नाम होगा। वो ये वाला ये रहेगा, टैग वाला। ओके, गॉट इट, ठीक है। ठीक है, तो सबनेट हो गया। देन हमने सिक्योरिटी ग्रुप, हम अभी तक बना चुके हैं इतने सिक्योरिटी ग्रुप, तो सेम वे है, बट यहाँ पे मैंने जो वैल्यू है मल्टीपल नहीं डिफाइन की, सिर्फ एक ही इंग्रेस में दिया है 22। मल्टीपल देना है तो यहाँ पे दे सकते हो, इंग्रेस में 22, 80, 443, या फिर डायनेमिक ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो, जैसे भी बनाना है। वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, मतलब इंडिविजुअली कंसेप्ट देखे ना, वो सारे के सारे आपको इकट्ठा करके यहाँ पे रखना है, दैट्स इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्रेस में सिर्फ एक ही पोर्ट रखा है 22, ई ग्रेस में ऑल, टैग क्या नाम लेना है, टैग सिक्योरिटी ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन ये। ठीक है, क्रिएट VPC नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि ACL। तो ACL जो है, जैसे आपको क्या करना है, अलाउ करना है कि डिनाई करना है। ठीक है, तो ACL वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हो, रिसोर्स AWS ACL। उसका नाम मैंने हर एक में टैग VPC इसलिए रखा है कि एक कंटेंट क्लियर हो कि भाई यार ये टैग VPC से दिख रहा है, दैट मीन्स कि मैंने ये रिसोर्स ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ही बनाए होंगे। तो क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट लेवल पे AWS का अकाउंट देखोगे ना, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको इतने 100+ रिसोर्सेज दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये कौन सा रिसोर्स है। उसमें फिर लॉग इन होगे, पता चलेगा कि कहाँ यूज हो रहा है क्या नहीं। तो नाम जो देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ कंपनीज में नाम डिफाइन करने के बाद ही पूरा प्रोजेक्ट इनिशलाइज होता है। तो जब भी आप कॉर्पोरेट लेवल पे या जॉब कर ही रहो, तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपको ये चीज़ मिलेगी कि पर्टिकुलर जो स्टैटिक वैल्यू नाम जो डिफाइन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज आप अपने RM या अपने जो भी मैनेजर है या जो भी सुपरवाइजर है उससे आप उसको एक बार नाम कंफर्म कर लो कि भाई एक बार नाम दे लो, यही यूज़ करना है, देन वी कैन गो हेड। आज की तारीख में मैं भी
क्लाइंट से कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई तुमको नाम क्या चाहिए। नाम के बिना अगर हम बना देते फिर बोला यार नहीं ये नाम नहीं है, हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड या वॉट एवर। फिर होता है कि नहीं यार ये नाम नहीं रहा, तो फिर से आपकी मेहनत जाएगी। इसमें आप कंफर्म तो कर ही सकते हो यार ये ओके ये नाम आपने ही सजेस्ट किया था, आपने यही बनाया, ठीक है, तो आपके एफर्ट्स कम जाएंगे। ठीक है, तो ये अगेन एसीएल है, तो एसीएल में क्या आपको अलाउ करना है क्या नहीं करना है। तो इंग्रेस मतलब अगेन इनबाउंड, उसमें पोर्ट नंबर टीसीपी रूल नंबर 100। आपको एसीएल जब मैंने तो बताया था कि 100 से रूल स्टार्ट होते हैं, और फर्स्ट जो हमने जो डिफाइन किया है वो वैल्यू उसकी कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने रूल नंबर 100 बनाया, उसमें लिखा है पोर्ट 22 अलाउ। 110 बनाया या 200 बनाया है रूल नंबर, उसमें लिखा है टीसीपी SSH22 डिनाई, तो प्रायोरिटी रहेगी पोर्ट नंबर सॉरी 100 रूल नंबर की ECL में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर अलाउ किया है कि भाई इनबाउंड को SSH कर पाए ऐसी एंट्री होनी चाहिए। रूल अलाउ CIDR ब्लॉक तो के ऊपर जो हमने डिफाइन किया है वो, ठीक है। वार और डेस्टिनेशन ब्लॉक CIDR वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो ये वाला है 0000 मतलब सभी के लिए। कोई बोलता है क्लाइंट बोलता है मुझे मेरा ही IP अलाउ करना है, तो आप अपना डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक की जगह क्लाइंट डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक करो, या ऐसा कोई भी नाम दो। ये नाम सारे के सारे आपको जो नाम देना है वो सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है पोर्ट नंबर 80 मैंने अलाउ किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप कोई भी इंग्रेस पोर्ट में अलाउ कर सकते हो। अलाउ इंग्रेस पोर्ट नंबर्स मल्टीपल, जैसे उसके अलावा जो कि भाई नॉन रजिस्टर्ड पोर्ट है उनको भी आपको अलाउ करना है, तो आप पूरी रेंज डिफाइन कर सकते हो। 1024 से लेके 65,535 आप रेंज भी दे सकते हो फ्रॉम टू जो नॉन रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स है, ठीक है, उनको ACL में आप ऐसे अलाउ कर सकते हो। और ई ग्रेस मतलब एक्सटर्नल वे में क्या करना है, ठीक है, तो उसमें पोर्ट 22 अलाउ। तो ये मैंने डेमो के हिसाब से इसलिए रखा है कि ये आप एक्सटर्नल वे में भी डाल सकते हो, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है इंग्रेस और ईग्रेस, ठीक है। ये अल्टीमेटली कुछ है नहीं, सिर्फ एक ब्लॉक है, बट आपको कंटेंट ज़्यादा लगता है इसलिए बोलते हैं यार ये इतना बड़ा फाइल कैसे मैनेज करेंगे। है कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही है, दैट्स इट। अब इंटरनेट गेटवे, आपको इंटरनेट गेटवे भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये AWS इंटरनेट गेटवे है, टेक VPC गेटवे VPC ID, तो जो VPC ID है वो। फिर रूट टेबल हमें बनाना पड़ेगा कि भाई एक रूट टेबल बनाओ उसका ये, और फिर उसके अंदर रूल हमें बनाना पड़ेगा रूट टेबल के अंदर भी। तो रूट टेबल का रूट ये है रिसोर्स रूट टेबल और इंटरनेट एक्सेस, मतलब मैंने एक रूल बनाया है इंटरनेट एक्सेस के लिए। रूट टेबल आईडी, रूट टेबल का कहाँ से आइडिया आएगा, तो कि भाई AWS रूट टेबल टेक सपोर्ट रूट टेबल और .id। डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक मतलब डेस्टिनेशन मतलब 0000, और गेटवे ID तो AWS इंटरनेट गेटवे .tech VPC .id। तो इंटरनेट गेटवे भी बनेगा ये वाला, और उस वो अटैच होगा आपके रूल में। इसमें जितने भी रूल बनाने आप बना सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इतने सारा ब्लॉक लिखना है और हमें सिर्फ आउटपुट एज ए VPC मिल रहा है, बट ये आपकी वन टाइम प्रोसेस है। अगर मैन्युअली करने बैठोगे तो बहुत सारी गलती होने के चांसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये ऑलरेडी एक टाइम बन चुका है तो नेक्स्ट टाइम जब चेंज करना हो तो सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है, वो भी आप Ctrl+F करके जहाँ जहाँ टैग लिखा है मुझे वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल XYZ लिखना है तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद रूट टेबल को एसोसिएट करना है सबनेट के साथ, तो रिसोर्स AWS रूट टेबल एसोसिएशन, मेन हमें चीज़ यही लेनी है गूगल से। तो अगर नहीं पता है लाइक कि इसमें क्या वैल्यू होगी रिसोर्सेस,
तो सिर्फ टेराफॉर्म रजिस्ट्री में उठाओ कि भाई मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, मिल जाएगा। और उसको ये भी पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेव कर देते हैं और पहले अपना क्या करते हैं, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल और टेराफॉर्म इनिट करते हैं, क्योंकि ये नॉन टेराफॉर्म प्रोजेक्ट है। अब टेराफॉर्म की डायरेक्टरी कोई बनी नहीं है। हैशीकॉप 5.7 AWS। मीनवेल हम AWS में लॉग इन कर देते हैं। सर ये इनिट मेनली कोई पॉसिबल डिपेंडेंसीज को काइंड ऑफ रिजॉल्व करता है ना, कि जरूरत पड़े उसको इंस्टॉल कर लेवे। हाँ, उसका जो भी हमने प्रोवाइडर में जो वैल्यू डिफाइन की होगी ना, वो इंस्टॉल करेगा और उसके रिलेवेंट जो भी डिपेंडेंसी होगी उसका एक्चुअली बंडल ही आता है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर AWS लिखा है, दैट मीन्स कि वो AWS में सारा ले लेगा। ऐसा नहीं कि भाई EC2 के लिए अलग और S3 के लिए अलग, VPC के लिए अलग, वो पूरा पूरा मतलब सेगमेंट AWS का पूरा ले लेगा। तो आपको अभी वापस से क्यों इनिट करना पड़ रहा है, आपने पहले बिकॉज हमने AWS। फोल्डर ब्लैंक लिया था जिसमें डॉट टेराफॉर्म फाइल जैसा कुछ था नहीं। देखो ये वाला फोल्डर बना है, उसके अंदर हमारी रजिस्ट्री फाइल बनी है। एवरी टाइम जब आप ब्लैंक फोल्डर मतलब कि प्लेन फोल्डर, उसमें कुछ है नहीं, आपने सिर्फ ये अपने प्रोजेक्ट रख दिया और आप टेराफॉर्म अप्लाई करोगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा प्रोवाइडर है, कौन सा हमें रजिस्ट्री डाउनलोड करनी है। प्रोवाइडर AWS जो डिफाइन किया है, इसके रिलेवेंट हमें प्लगइन्स या उसके जो भी वेरिएबल्स है, या फिर जैसे ये कंपोनेंट जो हम डिफाइन करते हैं, ये वैल्यू, वो कैसे उसको आइडेंटिफाई होगा कि AWS VPC बनाना है। इसलिए यहाँ पे हमें टेराफॉर्म इनिट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे डॉट टेराफॉर्म फाइल फोल्डर बन गया, उसके अंदर उसकी एक क्या होती है, रजिस्ट्री बन जाती है। आप देखो यहाँ पे पाथ देख सकते हो, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट IO, हैशीकॉप AWS 5.7 और विंडोज 386, इसका एक प्रोवाइडर बन गया। तो इस प्रोवाइडर के अंदर ये सारी वैल्यूज डिफाइन है, इसलिए हमें फर्स्ट टेराफॉर्म इनिट करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं पहले, जो मैंने कल भी बताया था कि कुछ सिंटैक्स एरर है या कुछ कोई फंक्शनलिटी एरर है, तो आपको यहाँ पे वैलिड करके दे देगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में एरर आने के बहुत सारे चांसेस। कुछ प्रोजेक्ट्स हम कस्टम सेटअप करते हैं तो आज भी हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम पूरा मतलब 8 घंटे तो नहीं दे सकते, पर डे 3-4 घंटे हम देंगे तो भी कुछ ना कुछ एरर रह ही जाएगी, या फिर रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है, तो एक दूसरा कमांड FMT, तो जो भी कुछ फॉर्मेट होगा वो कर ही लेगा। अप्लाई अप्लाई करो तो यस नो का पूछेगा। हमने हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव नहीं करा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे 8 चेंज होंगे, तो मैं यहाँ पे यस दे देता हूँ। कई कबर होता है कि भाई जैसे क्रिएटिंग टाइम पे भी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है, जैसे स्टैटिक वैल्यू डिफाइन की है आपने कुछ और वो वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, तब वो फंक्शनैलिटी वाइज एरर आएगा कि यार ये तो वहाँ पे है ही नहीं और आपने ये आईडी डिफाइन कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग क्रिएशन आपको एरर आएगा। देखो ये सारा का सारा क्रिएट हो रहा है।
क्रिएटिंग ठीक है, 8 चीजें ऐड हो चुकी है। वीपीसी में जाते हैं, वीपीसी दो वीपीसी दिख रहा है। टैग वीपीसी आ गया, ठीक है। उसका जो CIDR ब्लॉक था हमने 172.16.00/16, और जब भी सबनेट बनाओ तो ऐसा ना हो कि एग्जिस्टिंग से ओवरराइट हो, ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये CIDR ब्लॉक, और वो आपको एरर भी दे देगा कि ऑलरेडी ये CIDR ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। फिर हमने एक सबनेट बनाया था, टेक वीपीसी सबनेट नाम दिया था उसको, जो हमने CIDR ब्लॉक दिया था 172.16.1.0। राउटिंग टेबल में जाते हैं, राउटिंग टेबल और रूट्स देखते हैं। तो दो रूल बना है, 000, उसमें इंटरनेट गेटवे अटैच होना चाहिए, तो कि जो भी मशीन इस वीपीसी में बनेगा उसको पब्लिक आईपी तो मिलेगा, बट उसमें इंटरनेट भी असाइन हो ही जाएगा। इंटरनेट गेटवे भी हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और ACL नेटवर्क, ACL में जाते हैं, टेक वीपीसी ACL सबनेट ये वाला एसोसिएटेड है, इनबाउंड रोल में चेक कर लेते हैं। 2280 और 1024 और 65535, तो जो अननोन पोर्ट्स होंगे वो। आउटबाउंड में भी सेम 2280 और 10, ठीक है। रिमेनिंग ऑल D9, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है आपका वीपीसी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार क्या है कैसे। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नो सर। और उसका जो ब्लॉग का लिंक मैंने आपके ये जो प्रोजेक्ट अपना जो फाइल है वहाँ पे मैंने लिखी दी है, क्योंकि वो फाइल्स अगर मैं यहाँ पे लाता तो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, बेटर है कि सिर्फ रेफरेंस लिंक है ही वहाँ पे, तो आपको सिर्फ वही प्रोजेक्ट यूज़ करना है, फिर आपको अपने हिसाब से चेंज करता रहना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये ब्लॉग का लिंक जो है। क्लियर? कोई क्वेश्चन और कुछ डाउट है, या फिर मैं डिस्ट्रॉय मारूँ? सर ये एक्चुअली कल एक डाउट आया था। हम वो एक्चुअली कल वो वाला कर रहा था गिटहब वाला, तो वो हो गया था वैसे तो, हाँ बट हाँ उससे उससे यह है कि अपने जैसे रिसोर्स ऑप्शन में जाते हैं, तो जैसे गिटहब का था तो उस वो वाले और चीज के लिए ऑब्वियसली उसका खुद का पूरा ऐसे सिंटैक्स ऐसा था कि, क्योंकि उसकी खुद की चीजें थी, और AWS की कोई पर्टिकुलर रिसोर्स का, उसमें भी हर एक रिसोर्स का अलग थोड़ा रहेगा कि उसको कौन सी डेटा चाहिए। यस, जैसे EC2 इंस्टेंस बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई उसको हमें इंस्टेंस टाइप डिफाइन करना है, उसको VPC डिफाइन करना है, सिक्योरिटी ग्रुप देना है, की बनानी। अगर मैं S3 बकेट देता हूँ तो S3 बकेट की रिक्वायरमेंट अलग होगी कि भाई उसको नाम देना है, वो पब्लिक रहेगा कि प्राइवेट रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेस करना है कि नहीं करना है, उसको आपको कौन से टाइप का डिफाइन करना है, ग्लेशियर में करना है या फिर आपको स्टैंडर्ड में देना है, उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो जो कंपोनेंट रहेगा उसकी फॉर्म वैल्यू तो आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे मैं AWS में जाके वो कंटेंट यूज करता हूँ, जैसे VPC है तो VPC में इतने सारे हमने कंटेंट देखे, क्योंकि VPC सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, उसका आपको सबनेट देना पड़ेगा, रूट टेबल डिफाइन करना का, तो उसके जो फॉर्म क्रिएट, मतलब जो फॉर्म होगा जो क्रिएशन का, वो सबका अलग अलग, सबकी अलग अलग वैल्यू रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। तो उसमें ऐसे आगे जाके ऐसा हुआ कि कोई जैसे AWS, तो आपने पहले भी बोला था कि वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है, हम्म। तो उसके हिसाब से आगे जाके कोई चीज ऐड हुई उसके प्रोसेस के अंदर, तो वो टेराफॉर्म में इमिडिएटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब उसको कैसे लोग अपडेट करते हैं, ऐसा कुछ करते ओके, हैं कि। तो देखो, टेराफॉर्म भी एक, जैसे आप AWS को हम बात करें कि वो लोग डेली चेंजेस करते हैं, बट डेली चेंजेस में कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं।
ऐसा नहीं कि चलो आज EC2 इंस्टेंस बनाया तो उसमें मैं इंस्टेंस टाइप देना ही, मतलब जो आइकन है या फिर वो जो कोर पार्ट है वो उसमें कुछ चेंजेस करूँ। हाँ, जो नए अप्लाई चेंजेस करते हैं, हैशिकॉर्प ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी, इसका AWS से कोई वैसे लाइक डायरेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड कुछ लेना देना नहीं है। थिंग के हो सकता है कि वो लोग तुरंत अप्लाई कर दें, और ये टेराफॉर्म की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। एक सिमिलर है कि वो माइक्रोसॉफ्ट या एज्योर गूगल इतने सारे क्लाउड प्रोवाइडर को करते हैं, तो वो लोग एक्टिव तो है। ठीक है, तो आई थिंक प्रोबेबली अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो मैक्सिमम अगर आज फीचर लॉन्च हुआ है तो प्रोबेबली एक दिन, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट प्रोबेबली एक दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे। क्योंकि बहुत सारे वो लोग डेली बेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, तो और AWS भी इतना सारा बड़ा कंटेंट है कि वो एग्जिस्टिंग सिनारियोस में चेंज, ऐसा नाम पूरा नहीं चेंज कर देगा कि भाई मैं VPC की जगह XVPC कर दूं। समझ रहे हो? ऐसा नाम या ऐसा कंटेंट बेस में नहीं चेंज करेगा, कोई फंक्शनैलिटी रिवाइज नहीं करेगा, कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करेगा। तो वो फीचर के लिए हाँ वो लोग शायद एक दिन लगा सकते हैं, बट उसके अंदर तो आपको मिल ही जाएगा। बट अभी तक ऐसा कुछ मुझे इतने एक्सपीरियंस में ऐसा कभी कुछ नहीं मिला कि जो मैन्युअली मैंने प्रोसेस किया हो AWS में और वो मुझे टेराफॉर्म से ना मिला हो। ऐसा आज तक तो मतलब फॉर स्पेसिफिक AWS में 110% श्योर हूँ। एज्योर में भी होगा, बट मैंने एज्योर पे ये मैं इतना मतलब एक दो या प्रोजेक्ट थे कि जिसमें मैंने टेराफॉर्म से बिल्ड किया था, बट वो भी इंस्टेंस लेवल पे। इतने सारे रिसोर्सेज को मैंने मैनेज नहीं किया जितना AWS पे किया हुआ है टेराफॉर्म का। तो मैक्सिमम आपको जितने भी सर्विसेज है मैक्सिमम मिल ही जाती है AWS के जो रिसोर्स है टेराफॉर्म में। तो ऐसे केस होने बहुत रेयर चांस है, 100 में से एक चांस हो सकता है। ओके। और इसमें जैसे हर एक चीज के सिंटेक्स हिसाब से उसको अलग चीज चाहिए, तो वो आपकी डे टू डे लाइफ में मतलब आप या मतलब आपको याद हो जाता है या आप साइड में कुछ रखते नहीं, हो कई सिंटेक्स जैसे के लिए? आज मैंने फॉर एग्जांपल सेटअप करने बैठा तो मुझे 3-4 दिन में कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे हैंड्स ऑन आ जाएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि चलो रोज बनाए या रोज डिस्ट्रॉय करे। आज बना दिया, VPC बना है मेरे पास, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा कंटेंट मैंने लास्ट टाइम के मतलब यूज़ किया था, वही यूज़ करके सिर्फ नाम चेंज करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि यार इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ऑलवेज हैव डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है कि भाई यार ये चीज़ काउंट इज इक्वल टू 3 यहाँ पे देना है, वो मुझे वैसे रैंडमली वे में याद नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैंने आज ही काम किया, कल काम किया, 2 दिन पहले किया, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा कि हाँ यार ये है यहाँ पे। बट रैंडम उठ के कोई स्क्रिप्ट पूछ ले तो स्क्रिप्ट याद नहीं रहती। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, जैसे स्क्रिप्ट पढ़ा है और इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या होगा, वो मुझे पता है। ठीक है, कोई बोले यार ये पूरा लिख दो आंखें बंद करके, तो वैसा मुझे नहीं आता। मैं रेफरेंस लेके पूरा बना सकता हूँ कि एक वेव वैल्यू में ये डालना है। ठीक है, क्योंकि हर एक, देखो एक CIDR आप सबनेट बना रहे हो तो भी एक VPC ID, CIDR ब्लॉक, मैप, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, तो आप इतना तो याद नहीं रख पाओगे। और वैसे कोई भी याद, हाँ। अगर आज की तारीख में लाइक AI का, वो हर एक चीज के लिए नया है ना, तो याद भी कैसे रख सकता है कोई? या हाँ, तो वो इवन दो हमने 100 टाइम भी आप डिप्लॉय किया ना, तो भी हमें डिट्टो याद नहीं रहेगा, हमें भी देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है। ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। सॉरी, रन टास्क। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय तो जब भी आप प्रैक्टिस करो डिस्ट्रॉय करना भूलना मत, वरना इसके बिलिंग आपको AWS के मस्त आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।
और उसकी एक और चीज़ है, एक लिमिटेशंस होती है कुछ कि AWS में आप बार बार करोगे लाइक मोर देन 2000 टाइम। ऐसा मतलब एक बार किसी के सिनेरियो में आया था, एक पर्सन ने 2000 टाइम लाइक रिसोर्स क्रिएट डिलीट किए थे यूजिंग टेराफॉर्म इन अ डे। 2000 टाइम्स इन अ डे मैं बोल रहा हूँ। तो उसका फिर अकाउंट उसने AWS वालों ने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो वैसे रेयर चेंज में होता है, बट ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, VPC अब वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश करो। ठीक है, चला गया टेक VPC। इसका ये फायदा भी है, जैसे क्रिएट सेकंड में होता है, डिस्ट्रॉय भी सेकंड में होता है, मतलब विद इन आपको एक क्लिक करके जाने दो खत्म। बट ये याद रखना, DF स्टेट ऑलवेज वैलिडेट करना कि कौन सा कंटेंट है इसमें। ऐसा ना हो कि लाइव प्रोजेक्ट का और फिर वो आपने चिपका दिया। ठीक है, ऑलवेज दूसरा, TF स्टेट फाइल किसी के साथ शेयर मत करो, या फिर अगर कोई फाइल कोई प्रोजेक्ट शेयर करते हो तो उसमें ये वाला जो की आईडी है वो मत सेट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैं की बनाता हूँ तो कई आज जैसे आज रिमूव कर दूंगा तो नेक्स्ट मंथ एवरी टाइम मैं नया की अप्लाई कर देता हूँ, तो की कहीं जाए तो वो भी मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप वहाँ पे भी अप्लाई मत करो, गिटहब में भी अपलोड मत कर दो, वरना गिटहब में भी अगर कोई और उसमें भी पब्लिक कर दिया आपने तो किसी के पास भी की एक्सेस की सीक्रेट की आ गई तो वो इजीली आपका यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, चलो बाय। ओके सर।